हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गुजर बुक पर। आज DSSB GS प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का सेट नंबर 4 आप सभी के सामने है। तो सेशन स्टार्ट करते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? बैंक में धन के स्टॉक का निर्धारण करने के लिए कौन सा कारक जिम्मेदार है? ऑप्शंस हैं इनमें से सभी: मौद्रिक आधार, मुद्रा बनाम चेकिंग जमा के लिए व्यक्तिगत प्राथमिकताएं, प्रतिवर्ती जमा अनुपात। तो यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया है बैंक में धन के स्टॉक का निर्धारण। तो बात करते हैं धन के स्टॉक का निर्धारण का मतलब होता है धन का संचय करना। तो ऑप्शंस देखते हैं। मौद्रिक आधार, ये भी इसका एक कारक है। मुद्रा बनाम चेकिंग जमा के लिए व्यक्तिगत प्राथमिकताएं, ये भी इसका एक कारक है। और प्रतिवर्ती जमा रेशियो, ये भी इसका एक कारक है। तो यहाँ पर इस पे करेक्ट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। कड़म मल्लेश्वरी के बारे में कौन सा कथन गलत है? ऑप्शंस हैं: उन्होंने 2004 के एथेंस ओलंपिक में महिला 69 किलोग्राम वर्ग में पदक जीता। 1994-95 में उन्हें अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। भारोत्तोलन में उन्होंने कांस्य पदक जीता। ओलंपिक में पदक जीतने वाली वह पहली भारतीय महिला है। तो यहाँ पर बात कर लेते हैं कड़म मल्लेश्वरी। तो ये भारोत्तोलक से संबंधित है और आंध्र प्रदेश राज्य की हैं। फिर बात करते हैं कि इन्होंने जो अपना फर्स्ट ओलंपिक पदक जीता था वो 2000 के सिडनी ओलंपिक में जीता था। दो हजार का सिडनी ओलंपिक, और उसमें उन्होंने कांस्य पदक जीता था। और उस ओलंपिक पदक को जीतने के बाद ये भारत की प्रथम महिला बनी थी ओलंपिक में पदक जीतने वाली। फिर बात करते हैं कि इनको अर्जुन पुरस्कार मिला था 1994 में। तो यहाँ पर गलत हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, क्योंकि जो इन्होंने ओलंपिक पदक जीता था वो 2000 सिडनी में जीता था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? ऑप्शंस है, ऑप्शंस नहीं, पहले कथन पढ़ लेते हैं। अधिमूल्यन, जब एक मुद्रा का मूल्य दूसरी मुद्रा के संबंध में बढ़ता है। फिर अपस्फीति, जब समग्र मूल्य स्तर कम हो जाता है जिससे मुद्रास्फीति की दर नकारात्मक हो जाती है। फिर मूल्य ह्रास, किसी संपत्ति का मौद्रिक मूल्य टूट फूट या अप्रचलन के उपयोग के कारण समयोपरि घट जाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं अधमूल्यन को। अधमूल्यन को कहते हैं एप्रिसिएशन। एप्रिसिएशन का मतलब वो ये होता है कि जब किसी एक चीज़ की वैल्यू बढ़ रही होती है, तो यहाँ पर अगर मुद्रा है तो वो बढ़ रही है, तो उसको किसी ना किसी दूसरी मुद्रा से कंपेयर करेंगे। कंपैरिजन करने पे पता चलता है कि वो बढ़ रही है, तो उसको अधिमूल्यन बोलते हैं। फिर यहीं पर इसका अपोजिट होता है डिप्रिसिएशन, जिसको बोलते हैं मूल्य ह्रास। यानी समय के साथ साथ चीज़ों की वैल्यू घटती रहती है, तो उसको मूल्य ह्रास या डिप्रिसिएशन बोलते हैं। अब बात कर लेते हैं अपस्फीति। जब समग्र मूल्य स्तर कम हो जाता है, यानी डिफ्लेशन की बात की जा रही है यहाँ पर। महंगाई बढ़ने के बजाय समय के साथ साथ वस्तुओं और सेवाओं की चीज़ें घटती जाएं, तो उसको अपस्फीति बोलते हैं। मतलब ये, अगर मुद्रास्फीति की बात करें तो इसके नकारात्मक हो जाती है। मुद्रास्फीति में चीज़ों की महंगाई और वस्तुओं की महंगाई बढ़ती है। तो यहाँ पर सभी ऑप्शन सही हो जाएंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है? पतली ट्यूब में तरल पदार्थ के गिरने से होने वाली घटना को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है: चिपचिपाना, तापमान, कैपिलरी एक्शन या ताप। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कैपिलरी एक्शन। अब इसका डिस्क्रिप्शन समझ लेते हैं। कैपिलरी एक्शन होता क्या है? तो कैपिलरी को दूसरा नाम बोलते हैं मेनिस्कस प्रभाव।
यानी कैपिलरी इफेक्ट को बोलते हैं मेनिस्कस प्रभाव। अब इसमें होता क्या है कि इसमें जो एक पतली ट्यूब नली होती है उसको अगर हम किसी उसमें तरल पदार्थ में डुबोते हैं तो उसमें या तो उस पानी ऊपर जाएगा या वो जो तरल चीज़ है वो नीचे जाएगी। तो इस घटना को बोलते हैं कैपिलरी एक्शन। और ऊपर कब जाता है, जब ससंजक बल तरल के अणुओं के बीच लगने वाला ससंजक बल कम होता है। और नीचे कब आता है, जब तरल के अणुओं के बीच ससंजक बल ज़्यादा लगता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। इनमें से कौन सा नृत्य शासकीय नृत्य के अंतर्गत नहीं आता है? ऑप्शंस है कथक, बिहू, भरतनाट्यम, मणिपुरी। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा बिहू, क्योंकि बिहू जो है ये असम राज्य का एक फोक डांस है। अब बात कर लेते हैं अदर ऑप्शंस की। सबसे पहले बात करते हैं शास्त्रीय नृत्य होते कितने हैं। तो शास्त्रीय नृत्य भारत में 8 होते हैं। कथक यूपी का है, भरतनाट्यम तमिलनाडु का है, मणिपुरी मणिपुर का है। उसके बाद बात कर लेते हैं कि कुचिपुड़ी होता है आंध्र प्रदेश का, कथकली और मोहिनीअट्टम केरल में, सत्रिया असम और ओडिसी उड़ीसा का है। केरल राज्य के 2 शास्त्रीय नृत्य हैं, कथकली और मोहिनीअट्टम। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। मौलिक अधिकारों के संदर्भ में असत्य को पहचानिए। तो यहाँ पर स्टेटमेंट दिए गए हैं, उसमें ये बताना है कौन सा गलत है। आर्टिकल 24 कारखानों में बच्चों के रोजगार पर रोक। आर्टिकल 27 किसी विशेष धर्म के प्रचार के लिए करों के भुगतान के रूप में स्वतंत्रता। आर्टिकल 26 अंतःकरण की स्वतंत्रता और धर्म का स्वतंत्र व्यवसाय, अभ्यास और प्रचार। आर्टिकल 23 क्या है, मानव व्यापार और जबरन श्रम का निषेध। तो यहाँ पर मौलिक अधिकार के बारे में कुछ बताया गया है, इसमें कौन सा गलत है ये बताना है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं मौलिक अधिकारों के। तो मौलिक अधिकार जो है हमारे संविधान में 12 से 35 आर्टिकल के बीच में दिए गए हैं। समानता का अधिकार आर्टिकल 14 से आर्टिकल 18 तक है। स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 19 से आर्टिकल 22 तक का है। शोषण के विरुद्ध अधिकार आर्टिकल 23 आर्टिकल 24 है। धार्मिक शोषण के विरुद्ध अधिकार आर्टिकल 25 से आर्टिकल 28 तक है। संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार आर्टिकल 29 एंड 30 है। फिर संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32 में है, सॉरी। अब इसके बाद बात करते हैं कि आर्टिकल 24 में क्या दिया है। तो वहाँ पर लिखा गया है कि 14 से कम उम्र के जो बच्चे हैं उनको कारखाना या उत्खनन कार्यों में निषेध होगा, मतलब वहाँ पर उनसे काम नहीं करवाया जा सकता है। फिर बात करते हैं कि आर्टिकल 23 में क्या दिया है। यहाँ पर मानव व्यापार, जबरन श्रम या बंधुआ मजदूरी, इनके निषेध, इनको प्रतिबंधित किया गया है। फिर बात करते हैं कि आर्टिकल 27 में क्या दिया गया है। तो आर्टिकल 27 में ये दिया गया है कि किसी भी धर्म का अगर हम प्रचार कर रहे हैं तो उस पर किसी भी तरीके के कर का भुगतान नहीं करना होगा। और आर्टिकल 26 में क्या दिया गया है, धर्म के प्रबंधन की स्वतंत्रता। लेकिन आपके ऑप्शन में क्या है, अंतःकरण की स्वतंत्रता, जो कि आर्टिकल 25 के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर इनकरेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, आर्टिकल 26। और गलत पूछा गया है तो यही आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन है द हेग, पेरिस, वियना, वाशिंगटन। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 यानी कि द हेग। अब बात कर लेते हैं कि इसकी स्थापना कब हुई थी। तो इसकी स्थापना हुई थी जून 1945 में। फिर बात करते हैं कि इसमें जो है कितने जज होते हैं। तो इसमें 15 जज होते हैं जिनका कार्यकाल 9 वर्ष का होता है और प्रत्येक 3 साल पर 1/3 जजों का चुनाव किया जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। महासागरों में पानी की गहराई मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग करते हैं? ऑप्शन है फैदोमीटर, दुग्धमापी, शक्तिमापी, वायुदाब मापी। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, फैदोमीटर। समुद्र की गहराई या महासागरों की गहराई के लिए हम यूज करते हैं फैदोमीटर। अगर बात करते हैं दुग्धमापी यानी लैक्टोमीटर, तो ये दुग्ध की शुद्धता के लिए। और शक्ति मापी इसको बोलते हैं डायनमोमीटर, जो कि शक्ति का मापन करता है। फिर वायु दाब मापी बैरोमीटर, ये वायु के दाब को मापता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर।
कौन सा स्थान यूनेस्को के भारत के विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल नहीं है? बौद्ध गया का महाबौद्ध टेम्पल कॉम्प्लेक्स, माउंट आबू का दिलवाड़ा जैन मंदिर, हुमायूं का मकबरा, भीमबेटका की गुफाएं। तो पहले बात कर लेते हैं बौद्ध गया का जो मंदिर है ये शामिल किया गया था 2002 में। हुमायूं का मकबरा ये 1993 में। और अगर बात करते हैं भीमबेटका की गुफाएं तो ये 2003 में। यानी यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा तुम्हारे पास? माउंट आबू का दिलवाड़ा जैन मंदिर। ये यूनेस्को के भारत के विश्व धरोहर स्थल में शामिल नहीं है। अगर बात करते हैं कि इस समय कितने धरोहर स्थल भारत के शामिल हैं तो वो हो गए हैं 40। लेटेस्ट में कौन सा है तो वो है धौलावीरा जो कि गुजरात में स्थित है। इससे पहले बात करते हैं कि 39 कौन था? रामप्पा मंदिर तेलंगाना में। और इसके पहले पिंक सिटी जयपुर 2019 में जो कि 38वीं धरोहर स्थल थी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्न में से धन विधेयक के बारे में कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शंस हैं, यदि कोई प्रश्न उठता है कि विधेयक धन विधेयक है या नहीं तो भारत के राष्ट्रपति का निर्णय अंतिम होता है। सेकंड ऑप्शन है, राज्यसभा को अधिकतम 2 महीने के अवधि के भीतर धन विधेयक वापस करना होगा। थर्ड ऑप्शन है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 108 में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। लास्ट ऑप्शन है, यदि कोई प्रश्न उठता है कि विधेयक धन विधेयक है या नहीं तो लोकसभा के स्पीकर का निर्णय अंतिम होगा। तो पहले बात कर लेते हैं धन विधेयक के बारे में। धन विधेयक हमारे संविधान के आर्टिकल 110 में बताया गया है। और अगर इसकी बात करते हैं तो इसका निर्धारण करेगा जो स्पीकर होता है लोकसभा का, वही कि ये धन विधेयक है या नहीं है। और इसको पेश किया जाता है राष्ट्रपति की सिफारिश के बाद। और धन विधेयक पे कभी भी ज्वाइंट सेशन नहीं बुलाया जा सकता है। और राज्यसभा इसको अधिकतम 14 दिन तक रोक सकती है अपने पास, फिर उसके बाद उसको पास मान लिया जाएगा। अब यहाँ पर कथन देखते हैं, यदि कोई प्रश्न उठता है कि विधेयक धन विधेयक है या नहीं तो भारत के राष्ट्रपति का निर्णय अंतिम होता है। तो ये गलत है क्योंकि अंतिम निर्णय होता है स्पीकर का। राज्यसभा को अधिकतम 2 महीने की अवधि के भीतर धन विधेयक वापस करना होगा तो ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा क्योंकि ये होता है मैक्सिमम 14 दिन, 14 दिन के अंदर वापस करना होगा। अगला, भारत के संविधान के अनुच्छेद 108 में, तो 108 नहीं 110 में दिया गया है क्योंकि 108 में ज्वाइंट सीटिंग की बात की गई है। लास्ट ऑप्शन क्या है, यदि कोई प्रश्न उठता है कि विधेयक धन विधेयक है या नहीं तो लोकसभा के स्पीकर का निर्णय अंतिम होगा। यही ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 2017 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? ऑप्शंस हैं, सरदार सिंह, विराट कोहली, पीवी सिंधु, साइना नेहवाल। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सरदार सिंह, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन। अब बात करते हैं कि सरदार सिंह किस खेल से संबंधित है, तो ये हॉकी से संबंधित है। 2017 में 2 लोगों को दिया गया था। एक कौन थे? देवेंद्र झझारिया जो कि पैरा ओलंपिक जेवलिन से संबंधित है। फिर 2021 में अगर बात करते हैं तो कितने लोगों को दिया गया है? 12 लोगों को। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। केंद्रीय कैबिनेट ने पंचायत में महिलाओं को 50% सीटों का आरक्षण देने का प्रस्ताव कब पारित किया गया? तो यहाँ पर सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जो संविधान का 73वां संविधान संशोधन हुआ था जिसमें पंचायती राज के बारे में बताया गया था, उसमें ये बोला गया था कि सभी राज्य जो हैं महिलाओं को 33% आरक्षण देंगे पंचायती चुनाव में। लेकिन अगर कोई राज्य इसको बढ़ाना चाहे तो 50% तक बढ़ा सकता है। तो इसकी बात सबसे पहले केंद्रीय कैबिनेट ने कब की थी? तो वो की थी बाद में 2009 में। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 2009, यानी ऑप्शन नंबर 3। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। कौन सी कंपनी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की एक वाणिज्यिक शाखा है? ऑप्शंस हैं, एंट्रिक्स रिसर्च लिमिटेड, सेकंड है एंट्रिक्स कारपोरेशन लिमिटेड, स्पेस कारपोरेशन ऑफ इंडिया, स्पेस कारपोरेशन लिमिटेड। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा एंट्रिक्स कारपोरेशन लिमिटेड, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। फिर अगर बात करते हैं कि इसकी स्थापना कब हुई थी, तो
तो इसकी स्थापना हुई थी 1992 में और एक गवर्नमेंट बॉडी है। उसके बाद बात करते हैं कि एंट्रिक्स रिसर्च लिमिटेड नाम का कोई चीज़ है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करती है। फिर अगला है स्पेस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ऐसी भी कोई चीज़ नहीं है। फिर अगर बात करते हैं स्पेस कॉरपोरेशन लिमिटेड, तो ये एक नॉन गवर्नमेंट कंपनी है, इसकी स्थापना हुई थी 1984 में। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 14 दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के बारे में सही नहीं है। यानी यहाँ पर एनसीईआरटी के बारे में कुछ चीज़ें बताई गई हैं, उसमें बताना है कि कौन सा सही नहीं यानी गलत है। ऑप्शन नंबर 1 है एनसीईआरटी एक संवैधानिक संस्था है, एनसीईआरटी एक स्वायत्त संस्था है, एनसीईआरटी स्कूली शिक्षा में गुणात्मक सुधार के लिए नीतियों और कार्यक्रमों पर केंद्र और राज्य सरकारों को सहायता और सलाह देता है। यह 1961 में भारत सरकार द्वारा स्थापित किया गया था। तो पहले बात करते हैं एनसीईआरटी की। तो पहले जो ये संवैधानिक संस्था और स्वायत्त संस्था, इसके बारे में बात कर लेते हैं। यानी संवैधानिक संस्था उनको कहते हैं जो हमारे संविधान में मेंशन की गई हैं, हमारे संविधान में जिनका उल्लेख किया गया है। और फिर बात करते हैं स्वायत्त संस्था। तो स्वायत्त संस्था किसी न किसी एक्ट के थ्रू सरकार के द्वारा बनाई जाती हैं। तो अगर बात करते हैं एनसीईआरटी का उल्लेख हमारे संविधान में कहीं पर भी नहीं है, यानी यही कथन क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। इसको बनाया गया था 1961 में। तो ये एक स्वायत्त संस्था हो जाएगी। और एनसीईआरटी का काम क्या है, स्कूली शिक्षा में गुणात्मक सुधार के लिए ये नीतियाँ बनाती हैं, केंद्र और राज्यों को सहायता और सलाह प्रदान करती है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा सत्य शोधक समाज के बारे में गलत है। ऑप्शंस है, समाज ने ब्राह्मण पुजारी की भागीदारी के बिना विवाह को बढ़ावा दिया, इसके सदस्यों ने शराब का सेवन नहीं करने का संकल्प लिया, यह शुरू में सतारा और फिर पुणे में स्थापित किया गया था। लास्ट ऑप्शन है, इसकी स्थापना 1873 में ज्योतिबा राव फूले ने की थी। तो यहाँ पर बात करते हैं, तो इसका अगर इसके बारे में कौन सा कथन, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं सत्यशोधक समाज के बारे में। तो इसकी स्थापना 1873 में ज्योतिबा राव फूले ने पुणे में की थी। और इसमें इन्होंने शूद्रों और जो बहुत ज़्यादा गरीब ऐसे लोग थे, इनको जो है पुरोहित पुजारी और सूदखोर लोगों के जो सताते थे वो लोग, उससे मुक्ति दिलाना था, उनकी दास्ता से मुक्ति दिलाना था। और इनका कहना था कि धार्मिक कार्य जो हैं बिना ब्राह्मणों या बिना पुरोहितों के भी किए जा सकते हैं। और जो इनके सदस्य थे उन्होंने शराब का सेवन नहीं करने का संकल्प लिया था। तो इसकी स्थापना सबसे पहले इन्होंने की थी पुणे में। तो यहाँ पर गलत कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3, क्योंकि यहाँ पर दिया गया है कि स्थापना सतारा फिर पुणे। बाकी सारे ऑप्शन सही हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में कौन सा कथन सत्य है। दिए गए विकल्पों में से कोई भी नहीं। सी राजगोपालाचारी नमक कानून तोड़ने के लिए कालीकट से पेय्यानूर चले गए। 4 अप्रैल 1930 को एक मुट्ठी नमक उठाकर गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन का उद्घाटन किया। तमिलनाडु में के केपलन ने तंजौर तट पर त्रिचुनोपली से वेदरण्यम तक नमक मार्च का नेतृत्व किया। तो सबसे पहले समझ लेते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन था क्या। तो अगर बात करते हैं तो ये गांधी जी के द्वारा 1930 में चलाया गया था। फिर उसके बाद अगर बात करते हैं कि इसमें गांधी जी ने 12 मार्च से 6 अप्रैल तक दांडी यात्रा की थी अपने साबरमती आश्रम के तट से दांडी तक नमक कानून को तोड़ने के लिए। तो यहाँ पर सेकंड स्टेटमेंट भी गलत है, थर्ड भी गलत है, फोर्थ भी गलत है। यानी इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, दिए गए सभी विकल्प इनकरेक्ट हो जाएंगे। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। सेरीकल्चर किसके उत्पादन से संबंधित है। ऑप्शन है कपास, रेशम, रबर, तिल। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सेरीकल्चर का होता है संबंध रेशम से। अगर पूछा जाए आपसे पिसीकल्चर किससे संबंधित है, तो मत्स्य से संबंधित है। और इसके बाद अगर पूछते हैं कि आपका एवीकल्चर किससे संबंधित है, तो एवीकल्चर हो जाएगा पक्षियों से। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। सभा, संघ और आंदोलन मनाने का अधिकार प्रत्येक नागरिक को दिया गया है। मतलब ये अधिकार किस
आर्टिकल के तहत दिया गया है अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 29, अनुच्छेद 14। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि इन आर्टिकल्स में है क्या। तो अगर बात करते हैं यहाँ पर अनुच्छेद 15 की, तो अनुच्छेद 15 में सामाजिक समानता की बात की गई है, यानी जिसको बोलते हैं धर्म, जाति, नस्ल, जन्म स्थान, लिंग आदि के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा उनके साथ। फिर बात करते हैं आर्टिकल 14 में। आर्टिकल 14 में बोला गया है विधि के समक्ष समानता या विधि का समान संरक्षण। फिर बात करते हैं कि आर्टिकल 25 में क्या दिया गया है। तो आर्टिकल 25 में दिया गया है अंतः धर्म के अंतःकरण की स्वतंत्रता। और आर्टिकल 29 में अल्पसंख्यक के हितों की रक्षा। तो यहाँ पर कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है। ये जो अधिकार दिया गया है ये आता है आर्टिकल 19 में। शायद यहाँ पर मिस टाइप हो गया है, ये 29 की जगह 19 होना चाहिए था। तो यहाँ पर आप लोग आर्टिकल 19 कर लेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। PSLV के संदर्भ में कौन सा असत्य है। ऑप्शन है इसे ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान कहा जाता है, यानी पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। यह तरल चरणों से लैस होने वाला पहला भारतीय प्रक्षेपण यान है। PSLV भारत की तीसरी पीढ़ी का प्रक्षेपण यान है। इसे पहली बार 2001 में सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया था। तो अगर इसकी बात कर लेते हैं PSLV, तो ये लॉन्च किया गया था सबसे पहले 1994 में। 1994 में, यानी असत्य पूछा गया तो यहाँ 2001 लिखा है, यानी यही ऑप्शन क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, यही गलत है। फिर बात कर लेते हैं कि इसकी फुल फॉर्म पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है, और ये पहला उपग्रह था जिसको लिक्विफाइड इक्विप्ड किया गया था। उसके बाद बात कर लेते हैं, तो ये थर्ड जनरेशन का प्रक्षेपण यान है, ये भी करेक्ट है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। कोबरा कोयले की खान भारत के किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन है बिहार, उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा छत्तीसगढ़। अब बात कर लेते हैं कोयले की कुछ अन्य इंपॉर्टेंट खान जो फेमस है, पूछी जाती हैं। तो अगर बात करते हैं झरिया और धनबाद, एक झरिया है, झरिया है, एक धनबाद है, ये दोनों झारखंड में है। फिर एक फेमस पूछी जाती है रानीगंज, वो पश्चिम बंगाल में है, रानीगंज ये पड़ती है पश्चिम बंगाल में। तो ये था आज के सेशन का आखिरी क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं सेशन आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर सेशन अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद। इसकी PDF के लिए टेलीग्राम लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड की गई है। PDF आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।